नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी मौजूद हैं। तो मिडिल ईस्ट में जंग का रुख आखिर कहां पहुंच गया है? क्या ईरान पर आज का दिन भारी पड़ा है या फिर अमेरिका और इसराइल के लिए आने वाले दिन बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं, क्योंकि यह खबर तैर रही है कि अली लारीजानी जो सुरक्षा सचिव ईरान के माने जाते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अली ख़ामनेई जो जिम्मेदारियां सौंप कर गए थे वो अली लारीजानी को ही सौंप कर गए थे। आपको याद होगा, हमने खबर से आपको बाखबर किया था। तो अब उनके शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें सच्चाई कितनी है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच खबरें क्या है, आनंद से समझते हैं, बताएं। बिल्कुल, देखिए 18वां दिन है और 18वें दिन भी जो कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच अली लारीजानी की मारे जाने की जो खबर आई है उसको लेकर के दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है और इजराइल की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच नेतन्याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो लाइव आते हैं और लाइव आकर के वो बताते हैं कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी हैं उनका मौत हो चुकी है। और ये खबर को वो उन्होंने कंफर्म किया है। साथ ही उन्होंने बोला कि आईआरजीसी जो मनमानी कर रहा है अब ईरान में, ईरान की जनता के साथ, उनका ये आरोप है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये मारे कैसे गए हैं। वो बता रहे हैं कि इजराइल के हवाई हमले में इनकी जान चली गई है, अली लारीजानी की, और इन पर इनाम भी घोषित किए गए थे। $10 मिलियन यानी करीब 84 करोड़ रुपए की इन पर इनाम भी घोषणा की गई थी। लेकिन इनको बिना इनाम, मतलब कि इजराइल ने ही इसको निपटा दिया, ऐसा उनका कहना है कि इजराइल ने ही इनको मार दिया। साथ ही अली लारीजानी को लेकर के ईरान का क्या कहना है, क्योंकि देखिए ईरान लगातार इस खबर को जो है कि दरकिनार कर रहा है और वो कह रहा है कि अभी जो है कि अली लारीजानी जो है जिंदा हैं। और उनका क्या कहना है, इजराइल का क्या कहना है, ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है कि जो सिक्योरिटी चीफ हैं, आईआरजीसी के जो कमांडर हैं, वो अभी जिंदा हैं, उनके मौत होने की कोई भी ऐसी खबर नहीं है। जितनी भी खबर आ रही है ईरान की तरफ से, जो भी दावे किए जा रहे हैं वो झूठे दावे हैं। तो दोनों तरफ से ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि खबर एक्चुअली है क्या अली लारीजानी मारे जा चुके हैं या फिर वो जिंदा हैं। इसकी अभी ईरान की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। अब वो खबर है कि मुस्तफा खामनेई, क्योंकि मुस्तफा खामनेई को लेकर के फिर से ट्रंप ने दोहराया है। ट्रंप ने कहा है कि मुस्तफा खामनेई मर चुके हैं, लेकिन अब उनका बयान आया है और ये राइटर्स के मुताबिक आ रहा है। राइटर्स के मुताबिक क्या कह रहे हैं मुस्तफा खामनेई, ये आप थोड़ा विस्तार में बताइए व्यूअर्स को हमारे। देखिए, मुस्तफा खामनेई का ये कहना है कि अब समझौता नहीं होगा, अब युद्ध ख़त्म नहीं होगा, अब तो हम बदला लेंगे, पिता की मौत का बदला लेंगे, अपने लोगों के शहादत का बदला लेंगे। ये मुस्तफा खामनेई ने कह दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरा अगर सिनेरियो आप देखेंगे तो अब वो जो युद्ध में मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हवाई हमले किए जा रहे हैं आनंद, और जो युद्धपोतों की तैनाती है, इससे बढ़कर एक ये जो गेम है ये माइंड गेम पर चला गया है। मतलब ये युद्ध जो है माइंड गेम पर चल रहा है। आप देखिए, सबसे पहले जाएं तो युद्ध के दूसरे दिन ये क्लेम किया जाता अमेरिका की तरफ से कि अली ख़ामनेई जो हैं उनको हमने अपने हमले में मार गिराया है। बिल्कुल, ये दावा किया जाता है। ईरान की तरफ से ये मान तो लिया जाता है कि हाँ, ये अटैक हुआ और इसमें उनके नेता शहीद हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद कोई शोक सभा नहीं रखी गई। हाँ बिल्कुल। और अभी भी, मतलब 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक प्रकार से ये यक्ष प्रश्न है कि क्या वाकई में वो शहीद हुए हैं या फिर वो अभी जिंदा है। तो ये कहानी वहाँ से शुरू हो रही है। इसके बाद फिर तमाम नेताओं की बात सामने आती है, लेकिन फिर एक खबर सबसे ज़्यादा जो तैरती है वो तैरती है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल 6 उंगली वाले, ठीक है, 6 उंगली वाला वीडियो और कॉफ़ी शॉप वाला वीडियो, उसको डीप फेक भी बताया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आनंद, लेकिन ना 2 वीडियो प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं वो जारी करते हैं
एक में वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए दिख रहे हैं और दूसरे में कुछ लोग हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। तो इसकी हम तो नहीं पुष्टि कर सकते सत्य है नहीं है, लेकिन एक बात तो इसको समझना ज़रूरी है कि कोई भी नेता युद्ध के दौर में मानसिक स्थिति आप समझिए कि क्या स्थिति चल रही है, और वो भी तब जब इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं और मिसाइलें गिर रहे हैं ईरानी। तब क्या आप इत्मीनान से कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं क्या? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपने जो भी प्रशंसक हैं, आपके देश के लोग हैं, उनके साथ क्या आप ऐसे खुले घूमकर क्या उनके साथ सेल्फी आप ले सकते हैं क्या? क्योंकि आप राष्ट्र प्रमुख हैं। बिल्कुल। तो वो भी जंग के समय हाँ, में। वो भी जंग के समय में, वो ऐसे हालात के समय में। तो सवाल ये खड़े होते हैं। एक वीडियो और है जो ये बताते हुए बताया गया, कुछ फुटेज जारी की गई और ये बताते हुए बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री जो हैं वो कमांड जब दे रहे थे अपनी फोर्सेस को अली लारीजानी को ख़त्म करने को लेकर, तो उसका एक फोटो जारी किया गया और वो भी पता चला कि हूबहू वैसी ही की वैसी ही फोटो जो है वो 4 फरवरी को भी जारी की गई थी। हाँ, हाँ। तो देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये गेम बहुत अलग टाइप का हो चुका है। फिर मुश्तबा खामनेई की मौत की खबर आती है, पहले घायल होने की खबर आती है, फिर कहा जाता है वो मॉस्को में हैं, वहाँ इलाज चल रहा है। फिर कुछ सोर्सेस ये दावा करते हैं, बीच में तो ये भी दावा हुआ कि अली खामनेई जो उनके पिता हैं वो कहीं फॉरेन में देखे गए। ये सोशल मीडिया देखिए ना, ईरान के अंदर क्या हो रहा है उसकी प्रॉपर ठीक से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन आप ये समझिए कि ये बहुत गेम चल रहा है और ये माइंड गेम ज़्यादा चल रहा है इसमें, मतलब ब्लफ वाला खेल है। अभी तो एक खबर साथ में चल रही थी कि जो मुस्तफा खामनी है वो रूस में शरण ले चुके हैं, ये भी चल हाँ, रही है ये देखिए, खबर। और सबसे पहले तो आपको याद होगा कि वो वॉर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले खबर आई थी कि हाँ, अली खामनेई चले गए हैं। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो इसके साथ साथ देखिए एक खबर जो लारीजानी से जुड़ी हुई है, जो ईरान दावा कर रहा है, तो जो ईरान के जो सरकारी मीडिया चैनल है तस्मीन न्यूज, उसका क्या कहना है? तो उसका कहना है कि अली लारीजानी जो है कि सुरक्षित हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की ओर से जो भी इजराइल की ओर से जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे झूठे दावे हैं। अली लारीजानी जिंदे हैं और साथ में जैसा कि अभी आपने बोला कि पूरी जिम्मेदारी अली खामनेई साहब ने पूरी जिम्मेदारी जो है कि अली लारीजानी को सौंप दिए थे और मुस्तफा खामनेई के बिना, आदेश के बिना, हालांकि अली लारीजानी कोई काम नहीं करेंगे। मुस्तफा खामनेई को लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई के इस बयान से कि युद्ध जारी रहेगा, कोई भी सीज फायर नहीं होगा, तो इस खबर के मुताबिक, जो राइटर्स के मुताबिक हम लोगों ने खबर बताया, उसमें एक खबर और भी है कि 2 देश जो है कि इसकी मध्यस्थता करने के लिए तैयार थे, यानी सीज फायर के लिए तैयार थे। और हालांकि इसको भी ठुकरा दिया गया है, इस मध्यस्थता को भी ठुकरा दिया गया और साथ में ये भी रखा गया है खामनेई के साथ, मुस्तफा खामनेई के साथ, कि उन्होंने ये बोल दिया है कि युद्ध जारी रहेगा और कोई भी अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आती है। खबर ये है कि ट्रंप जो है कि वो बहुत सारे दावे तो कर ही रहे हैं, एक दावा और ये भी कर रहे हैं कि उनका जो है कि ईरान जो है कि सीज फायर के लिए तैयार हो गया और बातचीत करना चाहता है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया है और ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है, ईरान के जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन जो स्टीव विटकॉफ हैं, अमेरिका के विशेष जो राजदूत हैं और ट्रंप के बहुत करीबी हैं, और स्टीव विटकॉफ आप देखे भी होंगे जो 3 चरणों में बैठक हुई थी जेनेवा और ओमान में, उस समय भी स्टीव विटकॉफ ही नेतृत्व कर रहे थे उस बैठक का। तो स्टीव विटकॉफ का मतलब ये जो ड्राफ्ट साइट न्यूज़ के मुताबिक स्टीव विटकॉफ खुद जो है कि अब्बास अराक्ची से मतलब एक संदेश भिजवाते हैं अब्बास अराक्ची को कि भाई अमेरिका जो है कि ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इन सारी खबरों के बीच में जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, रोज नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर सामने और आ रही है, वो खबर आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि अभी ईरान जो है क्या अरब देशों पर अभी भी हमला कर रहा है, खाड़ी देशों पर अभी भी हमला कर रहा है? देखिए ये तो ईरान से आज तो मेरे ख्याल से ये बात साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि आज 18वें दिन ईरान ने खुद माना है कि उसके पड़ोसी देश जो हैं उन पर हमने हमला किया। लेकिन उसने ये भी कहा है कि हमला क्यों किया गया है, क्योंकि
उन जगहों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। और इसीलिए हमने पहले भी आगाह कर दिया था, ईरान कह रहा है कि हमने अपने सहयोगियों को पहले ही आगाह कर दिया था, मुस्लिम भाई हैं उनको आगाह कर दिया था, और हमको इन ताकतों से लड़ने के लिए अपने मुस्लिम भाइयों की मदद चाहिए, ये भी ईरान ने। और एक तरफ जो है कि ईरान के साथ रूस, चाइना तो है ही, लेकिन चाइना पे बात करेंगे क्योंकि आज उसने बड़ा ऐलान भी किया है। उत्तर कोरिया का क्या रुख है इस पर, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अभी घिरा हुआ है, मार रहा है, हमला कर रहा है, लेकिन ये भी पता है कि आर्थिक रूप से और कमजोर हो चुका है ईरान। तो इस पे उत्तर कोरिया का क्या, किस तरीके से उत्तर कोरिया ईरान को सहयोग पहुंचा रहा है, किस तरह का दबाव बना रहा है अमेरिका पर? उत्तर कोरिया इस तरीके से दबाव बना रहा है, बीते दिनों आनंद हमने देखा कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया जी, ठीक है, और इसके अलावा उसने सी ऑफ जापान जो है उसमें मिसाइलें दागने का 10 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि उत्तर कोरिया अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है? तो एक ये है कि एक टेंशन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन ईरान बना हुआ है, और अमेरिका को लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर फंस गया है। सच बात ये है, आप कहीं पर भी देखेंगे तो अमेरिका अब इस युद्ध से कैसे बाहर निकले इसके रास्ते खोज रहा है। दूसरी तरफ अटेंशन खींचने का काम उत्तर कोरिया ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मतलब अगर अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड आपको नापना हो तो आप इससे ऐसे नाप सकते हो कि एक तरफ तो ईरान के ऊपर आप हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु बम बना ले। दूसरी तरफ एक मुल्क जो है वो परीक्षण कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आर्मी आपकी वहीं साउथ कोरिया गई हुई है और वहां पर सैन्य अभ्यास कर रही है और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या हथियार ट्रांसफर करने की बात है। तो एक स्टैंडर्ड ये समझिए। दूसरी बड़ी बात, जो परमाणु कार्यक्रम चूंकि बात हम कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु बम चला देगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं करेंगे। लेकिन इस बात में कहाँ अहम बात निहित है या कहाँ अहम बात छिपी है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल ने भी अभी तक आज तक ये क्लेम नहीं किया है कि वो परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उसको भी गिना जाता है। हाँ, नहीं, लेकिन उसने क्लेम नहीं किया है, ना ही यूएस जो है वो ये बता रहा है कि इजराइल के पास है। कि इजराइल के पास है। लेकिन क्या ट्रंप इस बयान को देकर के, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे, क्या ट्रंप इस बयान को दे करके इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि इजराइल के पास परमाणु हथियार, और अगर हैं तो सवाल ये है कि फिर कैसे हैं? सवाल मानने और न मानने का है। ये दुनिया को मालूम है, लेकिन कागजों में या पुष्टि, तो अगर आपके सहयोगी ही पुष्टि कर रहे हैं तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल। और इसी टाइप से कुछ खबरें भी सामने आ रही है कि जब 1979 से पहले इस्लाम क्रांति जब नहीं आई थी ईरान में, उसके पहले जो अमेरिका ईरान को सहयोग पहुंचाता था, यानी जो पुराने जहाज जो कि टॉप लेवल के, उस समय के अमेरिका के टॉप लेवल के जेट जो थे, विमान जो थे, लड़ाकू विमान जो थे, वो अब इस युद्ध में, मतलब ये जो जंग चल रहा है, 18वां दिन है आज, ईरान उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस अमेरिकी लड़ाकू विमान का। इजराइल ने जो फार्मूला दिया था मिसाइलों का, वही फार्मूले से अब इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अभी जो न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं जेरूसलम से, भी उनका बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट से, और इजराइल में भी बहुत सारे जगहों से आ रहा है कि वहां पर जो उनके रेलवे स्टेशन है, इजराइल के रेलवे स्टेशन पे काफ़ी तबाही मची है, ईरान के मिसाइलें गिरी हुई हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की तो हम लोगों ने बात कर लिया, रूस और चीन का इस पर क्या रुख है? पहले चीन की आज जो ताज़ा खबर है, ताज़ा एक्शन क्या है ईरान के प्रति, और जो उनके सहयोगी प्रॉक्सी देश हैं उसको लेकर के चीन ने क्या बड़ा ऐलान ऐसा कुछ किया है क्या? देखिए, चीन अपने तरीके से ऐलान तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है कि चाइना को ऑयल की सप्लाई जारी है। बिल्कुल ठीक है, और ईरान अपना लगातार ऑयल चाइना को सप्लाई कर रहा है। इस बीच एक खबर मैं आपको बताता हूं, और इस बात की ना तो ईरान पुष्टि कर रहा है, ना ही इस बात को डिनाई कर रहा है। ना चाइना इस बात को की पुष्टि कर रहा है, ना इसे डिनाई कर रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है
वो है चाइना का, इसका नाम है बेदू। बेदू। और अभी आपने देखा होगा कि ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, उसके हमलों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन वो सटीक हमले करने की काबिलियत हासिल कर चुका है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सिस्टम के ज़रिए ही उसे प्रॉपर नेविगेशन मिल रहा है और वो उसकी मिसाइलें इसलिए प्रॉपर नेविगेट करके और सटीक जगहों पर निशाना बना रही हैं। अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि सेजिल हो या दूसरी मिसाइलें हों, सेजिल मिसाइल कल ईरान ने दागी या दूसरी मिसाइलें हों, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा आईसीबीएम तो बहुत बात की बात है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जी। और उनका इस्तेमाल अभी देखा नहीं गया है। अच्छा। कहने का मतलब यह है कि ईरान की पावर जो है अभी पूरी तरीके से निकलकर सामने नहीं आई। दिलचस्प बात और बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार कर ली है। वो एक प्रकार से, अब ये मैंने जो कहा कि एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कैसे बाहर निकलें, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की जितनी शातिर चालें हैं, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक, जी। वो ये मान रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास, सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास बहुत तेल है। जी। अमेरिका के पास बहुत तेल है। जिस तेल की बात हो रही थी ना कि ईरान के तेल पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि ईरान के पास बहुत तेल है और शायद हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। जब ये शब्द निकलकर सामने आने लग जाएं और जब आप नेटो के सहयोगियों से मदद मांगे और वहाँ से ना कर दिया जाए, तो फिर आपके सामने रास्ता क्या बचता है? बिल्कुल। तो मतलब तेल की अगर आपने बात जिक्र की, तो हम रूस का भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब रूस पर जो मतलब एक तरीके से बाकी देशों को रोक दिया गया था अमेरिका के माध्यम से कि भाई आप रूस का तेल नहीं खरीद सकते हैं, अब लगभग 11 अप्रैल तक छूट दी गई है कि बाकी सभी देश जो है कि रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो क्या रूस इस युद्ध को अब रुकवाना चाहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब तो रूस को फायदा होने लगा है, रूस महंगे दाम में तेल भी बेचना शुरू कर दिया है सभी देशों को। तो क्या अब ये रूस चाहेगा कि ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाए? क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो फिर अब अगर युद्ध चलता रहेगा तो उनका वो लाइन जो है कि और बढ़ाते चले जाएंगे, जो डेडलाइन दिए हैं 11 अप्रैल हो सकता है फिर 1 महीने बढ़ा दें। तो रूस में इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि देखिए रूस जो है, अब ईरान तो पूरी तरीके से एक तरीके से अपना हाथ थमा दिया है उनको, चाइना को, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाजें गुजरेंगी वो डॉलर में परचेस नहीं की जाएगी। अब जो भी तेल गुजरेंगी वहां से, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज करेंसी में, मतलब चीन की जो करेंसी है उससे लेन देन होगा। और यही कारण है कि अमेरिका जो है कि सीधे चीन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और चीन से एक मदद भी मांग लेती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ऐसी खबरें आज निकल के सामने भी आई कि हाँ, तो मदद ईरान से भी चीन से भी मांगी ट्रंप मदद, ने। जापान से भी मांगी मदद, साउथ कोरिया से भी मांगी गई, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर उनके खुद की आर्मी तैनात है, और मदद स्पेन से भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो ट्रेड डील थी अमेरिका के साथ, या जो उसके ऊपर स्पेन के ऊपर जो इन्होंने अलग से टैक्स लगाया था, ये और इसके बाद डील हुई थी, उससे बाहर निकल गया, वो देश उससे बाहर निकल गया जी। अमेरिका जो है अब उसकी स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। हाल फिलहाल ये तस्वीरें नज़र आ रही, क्योंकि नेटो ने भी कहा है कि हम बीच के पचड़े में, मतलब ओवरऑल जर्मनी से एक खबर निकलकर सामने आती है कि हम इस बीच के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम नहीं उलझना चाहते, जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं कि हम फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो मतलब क्या रूस अब मतलब फायदा उठाएगा इस युद्ध का? जाहिर तौर अपना पर वो तो तेल बेचना है, और वही अमेरिका था कि जिस तरीके से भारत पे भी दबाव बनाया गया अमेरिका की तरफ से कि भाई आप रूस का तेल नहीं खरीद सकते, तो मतलब इसमें रूस का फायदा है। एक खबर और सामने आ रही है, और ये अभी अभी का तत्काल ब्रेकिंग आ रहा है एक तरीके से, ईरान के ट्रंप के बड़े अधिकारी जो हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC के प्रमुख जो हैं जो कैंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बहुत बड़ा ट्रंप पर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है, इस मतलब एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप फिजूल में ईरान पर हमला करने गए,
जंग छेड़ने गए, क्योंकि ईरान से कोई भी खतरा नहीं था। मतलब एक तरीके से देखिए, मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देश है वहाँ पर लोग घूमने जाते थे। टेररिज्म, वहाँ जो टूरिस्ट हैं एकदम पूरा ठप्प बैठा हुआ है। पूरा एक तरीके से आर्थिक मंदी तो आ ही चुकी है, वो पूरा एकदम मार्केट जो है वो पूरा बंद है। और यही कारण है कि अब ये जो खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए अब अमेरिका के जो अधिकारी हैं, ट्रम्प के खास करके ये अधिकारी थे, इन्होंने ऐसा पोस्ट अभी किया है। तो इस तरीके से लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अभी तक का मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से गतिविधि चल रही है, तनाव बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। आज 18वां दिन है, कब तक ये युद्ध चल सकता है, क्या कुछ अनुमान है? देखिए, युद्ध तो लंबा खिंचेगा। एक बात जो आपने बताई कि ऑयल के लिए आप रूस से ले सकते हो, ये अमेरिका बता रहा है। अमेरिका बताए ना बताए, सब अपना बिजनेस देखते हैं, सब अपना चीज़ें देखते हैं, अपने हितों को समझते हैं, तो वो अपना रास्ता खुद ही तलाश लेते भी हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये खुद समझने लग गया है कि अब हम इस ट्रैप में फंस गए। दरअसल अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही, ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही। पहले कहा कि वहाँ के लोगों के लिए सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है। आज भी उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग परेशान हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ना, वहाँ के लोग परेशान हैं IRGC से। तमाम आरोप लग रहे हैं। तो पहले वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ठीक है, प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद अगर आप देखो तो फिर इन्होंने बात की, न्यूक्लियर टॉक्स शुरू की, ठीक है। उसके बाद अचानक से हमला बोल दिया। फिर आप ऑयल की बात करने लगे, ऑयल के बाद आपने फिर वापस न्यूक्लियर टॉक्स की बात करने लगे। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि अमेरिका और बाकी लोग ये चाहते थे, उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक प्रकार से छोटी सी मदद देकर दूसरों को बढ़ाने का काम किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जिसको कहते हैं। तो अमेरिका के कहने पर ही ऑस्ट्रेलिया से भी खबर निकलकर सामने आती है कि UAE को और तमाम मुल्क जो हैं उनको मदद देकर, हथियार देकर उन्होंने कहा कि आप ही जंग लड़ो। तो अमेरिका की एक प्लानिंग ये भी थी, उस वक्त कहा गया कि बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इस जंग को छेड़ दें, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है, फुल फ्लेज वॉर शुरू नहीं हुआ है। तो एक अमेरिका यहाँ पर भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब अच्छा, अगर ऐसा होता तो अमेरिका इस युद्ध से धीरे से निकल जाता और ये युद्ध जो है ईरान वर्सेस अदर कंट्रीज हो जाता, ठीक है। और अमेरिका इसमें फायदा कमाता हथियारों की सप्लाई से, क्योंकि हथियारों के मामले में अभी भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खूब तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है, वहाँ पर स्टॉक्स जो हैं, ख़ासतौर पर डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़े हैं। और इतने बढ़े हैं कि जितना पैसा अमेरिका ने अभी तक लगाया है उतना मुनाफा वहाँ पर कमा लिया गया है। खास करके 3 कंपनियां अमेरिका की जो डिफेंस है, 3 कंपनी क्या, कुल और भी अगर कंपनी को मिला लिया जाए तो और अच्छा हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो प्लान को लेकर चल रहा था, अब अमेरिका अगर खुद उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और उनको बाजार में बेचेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि डबल इसके ऊपर खर्च पड़ रहा है और उसे खरीदना पड़ेगा उन डिफेंस कंपनियों से सारा साजो सामान जो है। तो ये अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसमें बाहर हो जाए, और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि वो डील चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। अमेरिका को नेटो से भी झटका मिला है, तो फिर और बाकी सहयोगी देशों को भी ट्रंप अगर ये लिख रहे हैं तो आप किस स्टैंड पर खड़े हैं? जी बिल्कुल। तो लगातार देखिए, मिडिल ईस्ट से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की बातें कैसी लगी, खबरों जो हम लोग पहुंचाए हैं, खबर में क्या आपको और लगता है कि इसमें और अच्छे से हम लोग और जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।